यस सर। ओके ओके ठीक है, चलो अब आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, ये वो जो मेरा सेट है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई, इसलिए आज आप इस पे क्लास ले रहे हैं बोर्ड पे। ठीक है भाई, बोर्ड पे करें क्लास? आवाज तो आ रही है ना अच्छे से? ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई? अर्पित, कहाँ थे हम लोग लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास सर मैंने ज्वाइन नहीं किया था सर, थोड़ा मैं बाहर क्या था किया था? सर। मेरी लास्ट क्लास सर मिस हो गई थी सर, मैं थोड़ा बाहर। अब तो काफी दिन हो गया मुझे लगता है लास्ट क्लास हुए हुए, क्योंकि पिछले वीक में तो क्लास हुई नहीं थी उस दिन, ये वो छुट्टी थी। तो हम लोगों ने लास्ट में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किया था जहां तक मुझे याद है। यस सर, आपने हमें लास्ट आप बता रहे थे वो, जैसे आपने क्वेश्चन दिया था ये 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट 90 फिर डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है। बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से क्या फायदा है और कैसे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को यूज करके जो है अपने यूज कैसे करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, वो लास्ट क्लास था, है ना भाई? और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे हम लोग वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक लेफ्ट गया, राइट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे हम लोग अगर रिजॉल्व फॉर्म में लिख लेंगे तो बड़े आराम से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये किया था ना लास्ट क्लास में? ठीक है भाई, ओके, याद है ना? कोई प्रॉब्लम था जो डिस्कस करना बाकी था? Was there any problem that was remaining to be discussed? बताओ, Was there any problem that was remaining to be discussed? ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन से कुछ चीजें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ओके ओके, एक क्वेश्चन लिखो जरा। There are 6 vectors. क्वेश्चन लिखो जरा। There are 6 vectors of equal magnitude. There are 6 vectors of equal magnitude. There are 6 vectors of equal, 6 वेक्टर हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, जिसमें से ये ए है, सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है, बी है, सी है, और ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। यानी यहाँ ध्यान से देखो, तुम देख सकते हो इसमें तो 2 ऐसे वेक्टर हैं जो जैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए वैसे नहीं रिप्रेजेंट हो, उल्टा रिप्रेजेंट हो गया। एफ ये, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल ऑफ देम इज 10। हर एक का मैग्नीट्यूड 10 है, मतलब जो ए का मैग्नीट्यूड है वो भी 10 है। दिख रहा है पूरा बोर्ड? यस सर। हाँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ देम इज 10। ए का मैग्नीट्यूड भी 10 है, बी का भी 10 है, सी का भी 10 है, डी का भी 10 है, ई का भी 10 है, एफ का भी 10 है। मतलब all these vectors have got the same magnitude, that is 10, right? ठीक है, so what is the resultant? यानी आपको a plus, you have to tell me the magnitude of this. ये इसका मॉड बताना है। What is the mod of this? बताइए, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताना है।
सर 20 20 आ रहा है, 20 तो नहीं होगा, 20 नहीं होगा। तो ध्यान से सोचो, तुमने सीधा मैग्नीट्यूड का सम कर दिया। मैग्नीट्यूड का सम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में तो लेना पड़ेगा अकाउंट में, स्केलर थोड़ी है ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड का सम कर देंगे। नहीं सर, वैसे किया ना सर, वो सम 0 होगा सबका कंसेक्यूटिवली, हाँ और डी और एफ ऑपोजिट में है, तो उनका नेगेटिव लेंगे, बाकी सबका पॉजिटिव। हाँ, अगर मान लो ये हो जाता, तुम लिख सकते हो कि इसमें देखो दो उल्टा मैंने दे रखा है, कौन कौन से? डी और एफ। डी और एफ उल्टे दिए हुए हैं। यानी अगर मैं कहूं क्या 0 है, तो आप कहेंगे a प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ 0 है ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जो a प्लस बी प्लस सी, हाँ ओके ओके ओके, हाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो a प्लस सी प्लस डी प्लस एफ, यानी ट्वाइस ऑफ e प्लस एफ आ गया, ट्वाइस ऑफ e प्लस एफ, राइट? And what I am asking you is what mod of this is mod of this, नहीं? सर ये क्या किया आपने, ये कैसे किया? ट्वाइस ऑफ वो, मैं बताऊं, हमको पता है यहाँ पे a प्लस b प्लस c माइनस d प्लस e माइनस f इक्वल टू 0 है। यस सर। इसका मतलब a प्लस c प्लस d कितने के बराबर हो गया? सर a प्लस बी प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू डी प्लस एफ। हाँ, इक्वल टू e प्लस f हो गया, नहीं सॉरी, इक्वल टू d प्लस f हो गया सर। हाँ सर वही। सॉरी, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ d प्लस f। यस सर यस सर। ट्वाइस ऑफ d प्लस f का ही मैग्नीट्यूड चाहिए ना भाई, तो d कौन सा है? ये, और f कौन सा है? ये, ठीक है। तो खाली मुझे d और f का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी ये d है और ये f है ना भाई? तो बताओ यहाँ पे d और f के बीच का क्या कितना है? कितना है? ग्रेटर देन 90। हाँ, यानी 120 है, हेक्सागन बनना नहीं है? यस सर। हाँ, तो ऑब्वियसली d प्लस f का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा d के मैग्नीट्यूड के बराबर या f के मैग्नीट्यूड के बराबर, ये 10 ही हो जाएगा। तुम्हारा आंसर सही है, योर आंसर इज 2 into 10 यानी 20 आंसर है। 20 का आंसर है? हाँ सर 20 का था। हाँ बिल्कुल सही है, तुमने ऐसे सॉल्व किया था? हाँ सर यही किया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो, मैं एक्चुअली ट्वाइस भूल गया था d प्लस f का नाम, ठीक है? क्लियर है? यस सर, एक मिनट से डायग्राम बना लें। हाँ बना लो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, उसी कॉन्सेप्ट का है, पहले एक बार हम लोग कर चुके हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके। तो मुझे याद आ रहा है जहां तक लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इसकी, किसकी? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के एप्लीकेशंस की, राइट? मैंने तुम्हें कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि वेक्टर्स के केस में जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का जो इंफॉर्मेशन है वो अलग-अलग तरीके से दिया जाता है, राइट? Sometimes we are given the information about the magnitude and direction of the vectors in different ways, right? और फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, तो फिर हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उसको अप्रोच करेंगे आगे, ठीक है? ओके, ठीक है, ओके, ठीक है everybody? ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं रिजोल्यूशन का प्रैक्टिस पिछले क्लास में कराया था। आज हम लोग नई चीज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। हैव यू हर्ड अबाउट इट? डॉट प्रोडक्ट के बारे में सुना है तुम लोगों ने? नो सर। डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ और क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? So we are going to discuss dot product,
स्लैश स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बताओ ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है इसको डॉट क्यों बोलते हैं? सर दो वेक्टर का डॉट लिया जाता है सर क्योंकि इसका दो वेक्टर का डॉट सर हमेशा स्केलर आता है। हाँ, जो इनका रिप्रेजेंटेशन डॉट से होता है, बीच में इसलिए डॉट। और स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके स्केलर आता है। क्यों? सर इसको सर इसका जब रिजल्ट निकालते हैं सर वो स्केलर आता है हमेशा। बिल्कुल सही, जो इसका रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी से स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी दो वेक्टर हैं अगर ए और बी, उनके डॉट प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये मत सोच लेना कि साइन नहीं होगा, यहाँ एक कंफ्यूजन होता है बच्चे कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है तो साइन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वी हैव साइन इन स्केलर क्वांटिटी, राइट? यस सर। ठीक है, जैसे वर्क है तो वर्क में साइन होता है, वर्क प्लस भी हो सकता है, वर्क माइनस भी हो सकता है, क्या? ठीक है, इस तरह से पावर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बहुत सारे स्केलर्स ऐसे हैं जैसे फ्लक्स है, वो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो लोग सोचते हैं स्केलर का मतलब उनमें तो डायरेक्शन होता नहीं है तो प्लस माइनस का क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं है। बस वो वेक्टर एडिशन के लॉस। जब भी कभी हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे ना तो स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और साइन भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, साइन फॉलो नहीं करते लॉज वैसे एडिशन के। हेलो, यस सर, मैं कह रहा था सर वेक्टर एडिशन लॉज नहीं करते। हाँ, वेक्टर एडिशन हॉलिडेज नहीं करते, लेकिन उनका साइन हो सकता है। तो ये मत सोचना कि स्केलर है तो खाली पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब a डॉट b को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और स्केलर होता है रिजल्ट। यानी a डॉट b अगर c है तो c वेक्टर नहीं है, c क्या है? c स्केलर है। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन ये आया कि व्हाई वी रिक्वायर टू डिफाइन टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, दो टाइप के वेक्टर का प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो वो क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि बहुत सारे केस में जो दो वेक्टर को ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो स्केलर हो जाता है और बहुत सारे केस में रिजल्ट वेक्टर हो जाता है, इसलिए दो टाइप का प्रोडक्ट डिफाइन किया गया। समझ में आया? We have defined two types of product because many cases the operation of two vector gives a scalar result and many cases operation of two vector gives the vector result. That's why we have defined the product into forms, scalar and vector, right? ठीक है, तो अब जैसे इसको एक फिजिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं और तुम इस एग्जांपल समझ जाओगे कि डॉट प्रोडक्ट ऐसे क्यों डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे एक ब्लॉक है उसमें मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, जो फोर्स की वैल्यू है वो थीटा है, लेट द डिस्प्लेसमेंट बी एल। यानी ये जो मेरा ब्लॉक है वो मूव करते करते यहां से यहां आ गया। कहां गया? यहां मैंने फोर्स लगाया, मूव करते करते यहां आ गया। कितना दूर आ गया भाई? कितना दूर आ गया? ठीक है, तो फोर्स हम F लगा रहे हैं, थीटा एन पे लगा रहे हैं और ये ब्लॉक धीरे धीरे मूव करते करते यहां आ गया। तो कैन यू टेल मी इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द वर्क? ठीक है, तो अगर मैं तुमसे यहां पूछूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अराउंड डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोलोगे? F cos थीटा। हाँ, तो जानते हो जब हम वर्क निकालेंगे तो फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलाउंड है। यानी व्हाट आई विल से वर्क F cos थीटा L। हाँ, तो जब मुझे वर्क लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इनटू L। ठीक है, यानी अब आप यहां देखिए, अगर आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं ये F cos थीटा इनटू L, यानी वेक्टर F का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल है। क्या ये रिजल्ट? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ और उनके बीच का एंगल का cos थीटा हुआ। यही बना? यस सर। So this is the way in which dot product is defined. यानी अगर a dot b अगर c है तो c equal what? mod of a mod of b into cos थीटा। ठीक है, और जानते हो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलॉन्ग द अदर को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे यहां पे अगर हम लोग कहें तो व्हाट इज f cos थीटा, तो f cos थीटा वी कैन से एज प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। We can also say what is f cos theta? F cos theta क्या है? अगर हम कहें तो कह सकते हैं that is projection of force on displacement. Clear है भाई? सर क्या कहते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे what is f cos theta? अगर इस डायग्राम में पूछे तो क्या बोलोगे?
इस रिप्रेजेंटेशन में व्हाट इज द cos थीटा? जो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर आता है ना, उसको हम प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन द सेकंड बोलते हैं। जैसे मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी cos थीटा है ना, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो a cos थीटा इनटू b। व्हाट इज a cos थीटा? जैसे मान लो वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये थीटा है। तो अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो ये o है, ये n, तो o n को आप क्या बोलेंगे? o n इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ a along b है ना? क्या यानी से o n इज कंपोनेंट ऑफ a along b? सर a sin थीटा। नहीं, a cos थीटा जो है। सर क्या पूछा था आपने, ऑफ a on b या b on a? नहीं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ a along b? With this diagram, if I ask you what is the component of a along b, what you will say? a cos थीटा। हाँ, a cos। यानी अगर यहाँ चाहे तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसका मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ a along b into b। ठीक है? अरे a cos थीटा into b को चाहेंगे तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ a along b into b। यस सर। क्या? सर ये क्या फिर से समझा दो, cos वो होगा क्यों, ये a cos b cos थीटा क्यों होगा? अरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ओ एम ए के लिए। सर तो b के अलोंग हम वो ले लेंगे ना, x एक्सिस। हाँ, तो b के अलोंग x से लिया तो यही आया, a का कंपोनेंट x के अलोंग क्या आया, a cos थीटा आया ना। यस सर, ओके सर। ठीक है? यस सर। हाँ, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, a into कंपोनेंट ऑफ b along a। एक ही बात है। मान लो ऐसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मान लो यहाँ आ गया, ये कितना हो गया, b cos थीटा हो गया OM। नहीं, अगर मैं b के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये यहाँ आ गया, मान लो OM क्या हो गया, b cos थीटा हुआ। यस सर। तो इसी डॉट प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिखता हूं, a into कंपोनेंट ऑफ b along a। क्या? ठीक है? सर आप समझ नहीं आई, दोबारा बता। मैं कह रहा हूं जैसे मैंने ये कहा कंपोनेंट ऑफ a along b into b, ये हुआ ना। यस सर। उसी तरह से मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, a into कंपोनेंट ऑफ b along a। यस सर, आ गया सर, ए अब कंपोनेंट बी अलोंग। इसका मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप a को पहले लो या b को पहले लो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। नो सर। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? कोई ऑर्डर है डॉट प्रोडक्ट में? मतलब a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, कोई फर्क पड़ता है? नो सर। नहीं पड़ता है। तो डॉट प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, दिख रहा है तुमको? यस सर। नहीं, डॉट प्रोडक्ट इज नहीं, कम्यूटेटिव हो गया ना। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, राइट? यस सर। मतलब आप a डॉट b लिखें या b डॉट b लिखें, एक ही बात है ना भाई। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है। हाँ, यानी a डॉट b और b डॉट a में कोई फर्क नहीं है। ठीक है? अच्छा ये बताओ, अगर थीटा 90 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सर 0। हाँ बिल्कुल, फिर cos 90 तो 0 हो जाता है। ठीक है?
तो 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 से कम हुआ तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर 0। सर पॉजिटिव होगा अगर 90 से कम हुआ। हाँ, और 90 हुआ तो 0 हो जाएगा, और 90 से ज्यादा हुआ तो नेगेटिव। हाँ, इस तरह की तरह लिख लें, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी पॉसिबल है। ए डॉट सर और बी 0 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। थीटा लेस देन 90, क्लियर है? ए डॉट सर बी अगर थीटा लेस देन 90, क्लियर है? यस सर, और 0 डिग्री बनेगा तो इक्वल टू वही हो जाएगा, ये मॉड ए इंटू मॉड बी। हाँ, मॉड ए इंटू मॉड बी नहीं, पॉजिटिव भी होगा। थीटा अगर 90 से कम है तो पॉजिटिव भी होगा, और ए डॉट बी 0 कब होगा भाई? थीटा 90 हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? थीटा अगर 90 हो जाए तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा भाई? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0 बताइए। सर 0 हो जाएगा। 0 सर। हाँ, अच्छा, और तीसरी बात आती है, अगर थीटा 90 से ज्यादा हो जाए तो ए डॉट बी नेगेटिव हो जाए तो क्या मतलब होगा? ठीक है, ये कब होगा? अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हाँ, यानी अब आप देखिए कि हम ए डॉट बी की बात करेंगे ना, हमारे पास 3 अलग अलग तरह के केसेस हैं। पॉजिटिव होता है अगर थीटा 90 से कम होता है, ए डॉट बी 0 होगा अगर थीटा 90 हो जाए, और ए डॉट बी लेस देन 0 होगा अगर थीटा 90 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव इज द ग्रेटेस्ट वे टू प्रूव दैट द टू वेक्टर्स हैव द एंगल बिटवीन देम ऑब्ट्यूज। ठीक है, जब कई बार हम लोग को प्रूव करना होता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट को 0 कर देते हैं। समझ में आया? आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, तो आपको ये ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट केस हैं। थीटा 90 में 0 हो जाएगा, 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव होगा। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। ठीक है, ओके, और ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अगर a डॉट b प्लस c होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? ए डॉट बी b प्लस प्लस ए c डॉट को क्या सी। बोलते हैं हम लोग? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। हाँ, बिल्कुल, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। कम्यूटेटिव इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में डिफरेंस आता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ
हाँ भाई, आ रही है आवाज? यस हाँ, चलो अब मैंने ये लगा लिया, ब्लूटूथ लगा दिया, नाउ आई एम मोर ऑडिबल देन अर्लियर, ठीक है? ओके, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा जो कुछ बातें मैं आप बताने जा रहा हूँ वो तुम्ही को बताना है, मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, बट बाद में उसको हम रिजल्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है भाई? तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल मी दोज पॉइंट्स। उसके बाद मुझे नहीं बताना, तुम्हें ही बताना है मुझे वो पॉइंट्स, ठीक है? तो मुझे बताओ, तो वी आर गोइंग टू टेक अप सर्टेन थिंग हियर। जानते हो, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो 2D में क्या क्या डायरेक्शन होते हैं भाई? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई कैप से, आई कैप जे, और वाई एक्सिस को जे कैप से, है ना? और जेड एक्सिस को के कैप से करते हैं ना? यस सर। तो अगर हम वेक्टर्स का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखें तो वी टेक एक्चुअली द हेल्प ऑफ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना भाई? ओके, यस सर, तो हम लोग हेल्प लेते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग, ठीक है? यानी ये अगर बोर्ड प्लेन है तो ये एक्स वाई प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और जेड ऐसे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो वी टेक द हेल्प ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? ओके, अब ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, अच्छा आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1। जे कैप का? 1 और के कैप का? 1 1, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज आई डॉट जे? आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0 क्यों? सर, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है और 90 पे कॉस वो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं लिखूंगा मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90। कॉस 90 तो 0 ही होता है, तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा, तो पता है, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं पूछूं आई डॉट के तो क्या बोलोगे? 0 0। किन किन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा बताओ इनमें से? आई जे के में किन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? सर तीनों का। हाँ, लो किन का? आई डॉट जे 0 होगा, यस सर, आई डॉट जे, जे डॉट के और आई डॉट के। और जे डॉट आई? सर वो भी 0 होगा, वो तो कम्यूटेटिव है, हाँ, वैसे तो सी भी होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और अगर आई डॉट आई पूछे तो क्या हो जाएगा? 1 क्यों? 0 डिग्री सर वो हो जाएगा तो 1 होता है cos 0। हाँ, यानी आप किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उसे खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ए डॉट ए हो जाता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। क्या हो जाता है? मॉड ए स्क्वायर। When I make the dot product of a vector with itself, the result is square of mod of that vector, ठीक है ना भाई? यानी आई डॉट आई करूंगा तो क्या बन जाएगा ये? मॉड ऑफ आई का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1, ठीक है ना भाई? ओके, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो 1 होगा। क्या होगा? 1 क्या होगा भाई? हाँ, जब भी आप किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उस डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो मॉड का स्क्वायर होगा, ठीक है? क्लियर है? ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो दो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में है, मान लो मेरे पास ए ऐसे है, लेट ए इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई के जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है? ओके, ठीक है भाई? यस यस सर। तो व्हाट इज ए डॉट बी? ax into bx
हाँ आई कैप प्लस ए वाई डॉट बी वाई। डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा ये ध्यान देना है, कभी उसमें आई कैप नहीं बचेगा। आई कैप तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ना, तो सॉरी डॉट सर, प्रोडक्ट सर में वो मैं रिजल्ट गलती आई कैप नहीं बचेगा। सर वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बहुत बढ़िया, यही कहना चाह रहा था मैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर अगर रिजॉल्व फॉर्म में है और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है तो इट्स अ वेरी इजी जॉब, राइट? नहीं? यस So if I am given two vectors and I have to get the dot product of those two vectors, so it's an easy job, right? तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं और उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ये आसान काम है ना? यस यस सर। सर। हाँ, so to get the dot product of two vectors is an easy job, ठीक है? हाँ सर जब भी हम डॉट निकाल लेंगे तो सर उसमें डायरेक्शन मतलब आई कैप जे कैप ये नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो आई कैप जे कैप के कैप आता है क्यों? डायरेक्शन बताने के लिए। तो जब रिजल्ट स्केलर है तो डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं बचा ना उसमें। यस सर, सर यही समझ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा एक बात ये समझो कि कभी भी दो गिवन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान काम है। ऐसे समझ में आ रहा है ना? यस सर। मैं इतना बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आसान आसान, क्योंकि आगे इसको मैं यूज करूंगा और उस समय जब यूज करूंगा तो तुमको निकालना पड़ेगा ये, ठीक है? कर लोगे आराम से, ठीक है? यस यानी अगर दो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में है, देखो तुम जानते हो मॉड ऑफ ए डॉट बी निकालना हमको आ गया, और अगर वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में तो उनका मैग्नीट्यूड तो निकालना आता ही हमको, ठीक है? तो कभी अगर वेक्टर्स रिजॉल्व फॉर्म में है उनके बीच का एंगल पूछा जाएगा तो बड़े आराम से बता दोगे। कैसे बताओगे? cos थीटा इक्वल टू व्हाट? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? आ रही समझ में? यानी अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए जाएं रिजॉल्व फॉर्म में और उनके बीच का एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो बड़े आराम से बता दूंगा मैं, क्या? यस सर। हाँ, तो चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। मैं दो वेक्टर दे रहा हूं, उनके बीच का एंगल आपको बताना है। वेक्टर ए ये है और बी ये है। ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये ए और बी दो वेक्टर दिए हैं, दिख रहा है? यस सर। तो आई हैव गिवन यू टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है? राइट? क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? बताओ। दो वेक्टर मुझे दिए हुए हैं और आपको ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? दैट इज द क्वेश्चन। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। ए ये है, बी ये है, और आपको ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी? थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 5/7। अरे वाह, बहुत जल्दी बताया तुमने। हाँ 3 हाँ, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही। सर मेरा सही है सबका? हाँ बिल्कुल सही है। सर ये होगा कैसे, एक बार फिर से बता दो। डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया सर। क्या आया? कितना सर आया? डॉट प्रोडक्ट 10 आएगा। 10 आ गया, ठीक है। यस सर। अच्छा ये बताओ मॉड ऑफ ए कितना है? √14। यस सर, √14 आएगा। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √14 आया ना भाई? और Yes, मॉड sir, ऑफ बी yes, कितना आया? यही आएगा। हाँ, अरे इसमें भी 3 to 1 है, खाली ऑर्डर उल्टा है ना। और सर ये जब सर 3 का निकालते थे तो सर जब 3 का निकालते थे मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला में a² + b² + c² के बाद क्या होता था?
3 का निकाल देंगे, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं था, रिजोल्यूशन में बताया था कि सबका सम करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। रेजोल्यूशन में ठीक तो है। सर वो क्योंकि वो हो जाएगा, वैसे नहीं है ना सर कोई। हाँ, बाकी ऐसे अलजेब्रा लगा के हम बता सकते हैं, जैसे तुमको अगर नॉर्मल अलजेब्रा ध्यान हो तो ऐसे हम बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आ जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आता है, ठीक है। सर वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो रूट उसका। हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बाकी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना पड़ेगा, हाँ ओके सर। ठीक है। और ऐसे सीधा रिजॉल्व फॉर्म में है, a प्लस बी प्लस सी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, तो चलो, तो यहाँ पे समझ में आया, क्या आया तुम्हारा अब आंसर, cos थीटा कितना आ गया, 10 बाय रूट 14 इंटू रूट 14, क्या मिलेगा मुझे, 5/7। हाँ, तो थीटा क्या हुआ, cos इनवर्स 5/7, ठीक है ना भाई, क्या हुआ, यस, cos इनवर्स 5/7। हाँ, ठीक है, क्लियर है। यस Yes, सर। So effectively I am getting theta is equal to cos inverse 5/7, right? yes, ठीक है ना भाई, हाँ। तो अब आपको ये देखना है कि कैसे हम लोग वेक्टर्स का रिजल्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा आसान काम है और डॉट प्रोडक्ट से बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं। चलो अब 2-3 क्वेश्चंस करते हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट को मैं थोड़ा यूज करता हूँ, करूँ यूज, यस सर। yes, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में मैं यूज करने जा रहा हूँ, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, a particle is projected with the velocity, सर रिपीट कर दोगे सर एक? हाँ, a particle is projected with the velocity 12 I Yes, cap sir. plus 16 j cap, कितना है, 12 I cap प्लस 16 j cap। Yes, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स आता है ना तुम लोगों को, yes sir, थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आता है कि नहीं आता है, क्या सर? सर आता है। थोड़ा मोड़ा काइनेमेटिक्स आता है वेक्टर फॉर्म में, हाँ सर आता है सर। सर मतलब वेक्टर में नहीं आता, वैसे आता है। हाँ। तो यहाँ मैं वेक्टर में यूज कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लोगे क्या, सर ट्राई कर लेंगे। हाँ कोशिश करो, कोई सर, बात नहीं, फिर मैं बता ही दूंगा, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज -10 j cap, क्या, क्या दिया है, -10 एक्सेलरेशन j। ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज -10 j cap, ठीक है। क्वेश्चन है, आफ्टर व्हाट टाइम the instantaneous velocity is perpendicular to initial velocity, after what time the instantaneous velocity is perpendicular to initial velocity, कितनी देर के बाद जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, आफ्टर व्हाट टाइम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। सर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो डिफरेंशिएशन करते हैं। हाँ, एक्लेशन अगर पता है और कांस्टेंट होता है ना तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं, लेकिन ये एक वेक्टर रिलेशन है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक्लेशन कांस्टेंट है क्या, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है सर, यूनिफॉर्म है। वो यूनिफॉर्म क्या है सर? ए में कोई, हाँ, कोई वेरिएबल क्वांटिटी आ ही नहीं रहा, 10 -10 j कैप लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक्लेशन इज कांस्टेंट,
ठीक है भाई। यस सर। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, when the acceleration is constant, तो वेलोसिटी जो होती है टाइम टी के बाद वो हो जाती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद है ना, तुम लोग 10th में भी पढ़े होगे। यस सर। लेकिन यहाँ पे वेक्टर रिलेशन है, तो वेक्टर इज एक्चुअली u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, ये ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम टी के बाद जो वेलोसिटी होगा हमारा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ u क्या है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। कितना आ गया, 12 आई कैप प्लस 16 माइनस 10 टी जे कैप। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? देखो u प्लस ए टी होता है ना, तो u क्या है 12 आई कैप, ठीक है, और ये यानी माइनस 10 जे टी हो गया, और यहाँ पे 16 जे कैप है, तो 16 माइनस 10 टी जे कैप, ये ब्रैकेट से बाहर जे कैप वाले सबको कॉमन ले लिया। दिख रहा है? सर अब कर लेंगे सर, 1 मिनट से ट्राई करते हैं अब सर, अब तो सर शायद हो जाए। हाँ अब बिल्कुल, अब मुझे बताओ क्या होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर एट व्हाट टाइम v इज परपेंडिकुलर टू u, आफ्टर व्हाट टाइम v परपेंडिकुलर टू u, ये पूछा है। अब बताओ आफ्टर व्हाट टाइम v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू u, यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी कितनी देर बाद, ये पूछा जा रहा है। अरे सर मतलब अजीब सा आ रहा है कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है वो बता दो। सर। 112 ज्यादा अजीब तो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा अजीब तो नहीं आना चाहिए। पॉइंट 7 सेकंड आ रहा है। हाँ तो जैसे आएगा, मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर आएगा। देखो v डॉट u का मतलब ये हो जाएगा कि v डॉट u शुड बी 0। यस सर। तो v डॉट u अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो क्या आएगा, 12 आई कैप, 12 आई कैप, ये तो 12 स्क्वायर ही हो जाएगा नहीं, प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो j डॉट j तो 1 हो जाता है, यानी 16 स्क्वायर माइनस ये 160 t, ये आ गया 0। ठीक है, क्या v डॉट u को सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये आ रहा है मेरे, देखो मुझे ये लग रहा है ये आ रहा है, सही है क्या? हाँ सर यही आएगा सर, इसको सॉल्व करके हाँ। पॉइंट 7 आएगा। बिल्कुल, तो इसको 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, मेरे हिसाब से ये बन जा रहा है 400। तो टाइम आ गया तुम्हारा 400 बाई 160। ठीक है,
है ना? नहीं सर, मेरा कुछ और आ रहा है। चेक करो एक बार, ये क्वेश्चन आया था। हाँ सर, मेरी सर कैलकुलेशन मिस्टेक है, यही आएगा सर। हाँ 2.5 सेकेंड आता है, ठीक है। तो फाइनली आई गेट द आंसर 2.5 सेकेंड, राइट? आ रही ना बात समझ में? टाइम का जो आंसर है वो है 400/60, दैट इज 2.5 सेकेंड। सर आप इसे एक बार और बता सकते हो? हाँ, पहले देखो ये u है, ये a है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, दिख रहा है? यस। जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज करके, ठीक है। तो वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि इससे देखो मैंने क्या किया, बेसिकली u और v दोनों मैंने रिजॉल्व फॉर्म में निकाल लिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम v इज परपेंडिकुलर टू u, यानी v डॉट u को मुझे जीरो करना है, ठीक है ना भाई? यस द सर। पर्पस ऑफ द क्वेश्चन इज कि दो वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करने का डॉट प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है भाई? Prove the two vectors mutually perpendicular, dot product is the biggest tool, right? यस सर। हाँ, तो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को यूज करके v इक्वल टू u प्लस एटी को यूज करके वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया रिजॉल्व फॉर्म में, v डॉट u को जीरो कर दिया, तो जीरो करके टाइम बच दो, ठीक है। अब ये आ गया 2.5, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बड़ा यूजफुल है, जैसे दो वेक्टर को प्रूव करना है परपेंडिकुलर है, तो ये भी प्रूव करने के लिए कि मान लो कि एंगल 90 से ज्यादा है या कम है तो भी है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया अगर नेगेटिव, हाँ इसका मतलब ऑब्टयूज एंगल है दोनों के, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कई बार ना डॉट प्रोडक्ट के जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं। पूछिए क्वेश्चन, ठीक है, पूछूं? यस। ओके, क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन लिखो, द थ्री वेक्टर मेक्स ए क्लोज ट्रायंगल, थ्री वेक्टर्स a b c मेक्स ए क्लोज ट्रायंगल, ठीक है भाई? थ्री वेक्टर्स a b एंड c मेक्स ए क्लोज ट्रायंगल, ठीक है भाई? ठीक है, थ्री वेक्टर्स a b एंड c मेक्स ए क्लोज ट्रायंगल। सर इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर है या कैसे है? तो क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, मतलब a के बाद b, b के बाद c, ऐसे, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑर्डर में ही बनाएंगे ना क्लोज ट्रायंगल, तो हाँ क्लोज ट्रायंगल तभी बनाएंगे ना, ठीक है। So three vectors a b c makes a closed triangle. Obviously they are in consecutive order, then only they will create a closed triangle, ठीक है ना भाई? clear है? हाँ, their magnitudes are respectively 4, 5, 6, ठीक है। Their magnitudes are respectively 4, 5, 6, ठीक है भाई? यस तीन सर। वेक्टर हैं a b c, उनके मैग्नीट्यूड्स हैं 4, 5 और 6, ठीक है, राइट? यस। हाँ, ओके, ये क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तुमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c, ये निकालना है, प्लस c डॉट a, इसकी वैल्यू बतानी है। किसकी? a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a की वैल्यू बतानी है, बताएंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, बताइए। What is the value of a dot b plus b dot c plus c dot a? बताइए, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? ये बताओ, अगर a b c क्लोज ट्रायंगल है तो a प्लस b प्लस c क्या होगा?
सर 0 होगा। बिल्कुल सही। तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो a बी सी का खुद के साथ a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो सर स्क्वायर होगा शायद, क्या आ जाएगा? स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आता है, अब जब भी आप वेक्टर्स को स्क्वायर करते हैं या दो वेक्टर्स के सम को स्क्वायर करते हैं तो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही होता है, जो जहां जहां स्क्वायर आ रहा है वहां तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन जहां जहां प्रोडक्ट आ रहा है वहां डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है भाई? जैसे अगर मैं कहूँ a प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं कहूँ a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी डॉट सी प्लस 2a डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। हाँ, मतलब 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस c डॉट ए, ऐसे बोल सकते हैं। ये a डॉट सी बोलो या c डॉट ए बोलो, एक ही बात है नहीं? यस सर। तो बताओ उसका वैल्यू क्या है, यही पूछा है। इसी बात पे बेस्ड है, अभी जो तुमने कहा ना उसी पे बेस्ड। आ रही बात समझ में? -77/2 आएगा सर। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, ये ना? यस सर। हाँ बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये मतलब आंसर है स्क्वायर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड का सम बाय 2 माइनस साइन के साथ, ये आंसर है। यस सर यही है। आंसर ये है, देखो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2, ये आंसर है। यस ठीक है भाई? हाँ, कैसे है देखो, तुम जानते हो a प्लस बी प्लस सी क्या है? यहाँ पे 0। 0 है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बोलेंगे ना भाई? ठीक है? अगर हम आपसे पूछेंगे a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। समझ में आ रही बात? यस। यस सर। हाँ, तो बताओ यहाँ पे LHS क्या है? a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक क्लोज ट्रायंगल बना रहा है ना, यानी ये है, ये बी है, ये सी है, मान लो। सर 0 आ रहा है। हाँ, तो ये तो हमको पता ही कि LHS यहाँ पे 0 है। LHS क्या है?
0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मॉड 0 है। तो और तो ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0, है ना भाई? तो बताओ इसका मतलब a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a क्या हो गया? माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या आंसर है तुम्हारा? -77/2। यस, ठीक है। तो वो तो वैल्यू कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ आता है, तो यही आ गया। बाकी बेसिकली ये सोच रहे हैं कि कभी भी 3 वेक्टर अगर 0 रिजल्टेंट देंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डिफरेंट पेयर के डॉट प्रोडक्ट का सम कैसे निकालेंगे, समझ में आया? ठीक है भाई, तो अगर 3 वेक्टर 0 रिजल्टेंट देंगे तो उनके डिफरेंट पेयर के डॉट प्रोडक्ट का सम कैसे निकालेंगे? बात आई समझ में? सर अगर 1 ठीक आता है, तो क्या 1? सम। अच्छा, सम अगर 1 आ जाता तो यस फिर 1 स्क्वायर आता यहाँ पे, तो वैसे निकाल लेते। ठीक है सर, तो बस हाँ, 0 ये की भी बढ़िया। जगह 1 आ जाता ना। हाँ बिल्कुल, 1 डाल देते, निकाल लेते। यस सर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन पूछूं क्या इस पे, कि छोड़ दें? कर लोगे? नहीं सर, एक और करा कर दो। लोगे? चलो, तुमने जो बात कही है उसी आइडिया को मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 0 के लिए तो मैं काफी दिन से कराता हूँ क्वेश्चन। अब तुमने जो बात पूछी उसने मुझे एक आइडिया दे दिया। चलो, तो उसको यूज करते हैं। चलो, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, लिख रहे हो? लिखो। Yes. ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स हैज the resultant of 3 vectors has magnitude. The resultant of 3 vectors has magnitude 4. ठीक है, क्या? Resultant of 3 vectors has magnitude 4, while the magnitude of respective vectors are 1, 2, 3. ठीक है, क्लियर है? सर 3 उनका वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4। हाँ, 3 वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 4 है। ठीक है, और उनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड क्या है? 1, 2, 3। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, what is the sum of the dot product of different pairs? What is the sum of the dot product of different pairs? यानी अगर a b c है तो a dot b plus b dot c plus c dot a निकालना। What is the sum of the dot product of different pairs? बताइए। 15। ये तो आ गया 16, और a प्लस b प्लस c का जो मॉड है वो तो 4 है ना भाई। 4 प्लस करोगे 16, उससे तो कुछ कम ही आएगा ना। इससे कम ही आएगा। 1 मिनट सर, वो 1 मिनट। वन आएगा सर, 1। हाँ, और एकदम सही है। सर ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा सकते हो? नहीं समझ नहीं आया। मैं तो कर ही दूंगा। थोड़ा सा तुम जोर डालो तब ना। एकदम सेम कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है जो अभी कराया है, तो सोचो कहाँ चेंज आया। अभी जो प्रॉब्लम पर आया था उसमें रिजल्टेंट क्या था इनका तीनों वेक्टर का? 0 था सर। हाँ, और अभी क्या रिजल्टेंट दिया है?
अभी क्वेश्चन ने क्या रिजल्टेंट दिया तीनों वेक्टर का? 4। हाँ, तो एलएचएस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा सर। यानी 4 का स्क्वायर। सर 4 16 हो जाएगा। हाँ, और आरएचएस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो A1 B2 C3 मान लें, तो निकाल नहीं लेंगे? यही नहीं आ रहा था सर, हो गया। हाँ, तो क्या है सॉल्व करके? आ गया ना? समझ में आ रहा है? हाँ, 1 आ रहा है। आ गया ना? So what is your answer? 1. कितना आंसर है? आंसर इज 1. ठीक है भाई? So the answer that we are getting here is 1, right? ठीक है ना भाई? ओके, अब देखो डॉट प्रोडक्ट में एक और बात है, वो क्या है? हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर। जैसे कोई वेक्टर है और एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर। ठीक है, एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट कैसे निकालें? तो अच्छा ये बताओ, जैसे ये वेक्टर ए है और ये मान लो बी है, ठीक है, ये थीटा है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो क्या बोलेंगे हम लोग? बताइए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी? क्या? फिर से बोले एक बार, सही बोल रहे थे? थीटा। क्या बोले थे? बी कोस थीटा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए का बी के अलोंग कंपोनेंट बोलो। ए कॉस थीटा। नहीं, अरे भाई देखो, ये मान लो ओ है, ये बी है, ये ए है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इसका मतलब ये ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ओएम को ही बोलेंगे ना हम लोग। क्या ओएम वेक्टर को बोलेंगे ना कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बोलेंगे ना भाई? तो ओएम का जो मैग्नीट्यूड है वो है ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो इफ आई सी हियर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज गोइंग टू बी ए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो जब भी आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो योर आंसर इज ए कॉस थीटा, राइट? यानी ओएम वाला जो वेक्टर है, ऐसे करना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, लेकिन ये ए कॉस थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड है या प्रॉपर वेक्टर का डायरेक्शन के साथ है? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ए कॉस थीटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है या पार्शियल इंफॉर्मेशन है? ए कॉस थीटा तो ठीक है, लेकिन ए कॉस थीटा हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन या पार्शियल इंफॉर्मेशन? सर ये बस उसका मैग्नीट्यूड होगा ना। हाँ बिल्कुल। तो ओएम में मैग्नीट्यूड तो चलो ए कॉस थीटा होगा, और डायरेक्शन किसका? बी का है। यस सर। और बी के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी कैप से ना। तो आप ये ध्यान दो, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर एक वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? सर आपने पूछा क्या था सर? कंपोनेंट ऑफ बी। मैंने पूछा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मैंने पूछा है कंपोनेंट ऑफ ए
along B, ये पूछा है मैंने, पूछा कंपोनेंट ऑफ A along B, ठीक है। यस हाँ, तो कंपोनेंट ऑफ A along B जो है वो वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। तो A cos थीटा उसका मैग्नीट्यूड है। अब प्रॉपर अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो वो OM वेक्टर होगा, और OM वेक्टर क्या हो जाएगा, A cos थीटा तो मैग्नीट्यूड है उसका टू B कैप, ठीक है। यस सर। आ रहा समझ में? हाँ, तो जब भी मुझे किसी वेक्टर का दूसरे के अलग कंपोनेंट निकालना है तो ऐसे। अब चलो एक cos थीटा मैंने यूज कर लिया, मान लो दोनों वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में है, तो कैसे करें? तुम जानते हो A डॉट B क्या होता है, A cos थीटा इंटू AB cos थीटा होता है। A cos थीटा क्या होता है, मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ A डॉट B क्या है तो क्या बोलोगे तुम? AX BX यही बोलोगे ना प्लस। भाई? यस सर। नहीं, A डॉट B AB cos थीटा ऐसे है ना, तो A cos थीटा क्या है, तो A cos थीटा क्या है? प्रोडक्ट अपॉन B। हाँ ठीक है, यानी अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यानी दोनों अगर रिजॉल्व फॉर्म में दिए हैं और एक का कंपोनेंट दूसरे की तरफ फाइंड करना है तो सीधा रिजॉल्व फॉर्म में ही फाइंड करना है मान लो, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? बी कैप का मतलब होता है वेक्टर बी अपन मॉड ऑफ बी, है ना भाई? यानी आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर इंटू वेक्टर बी, ठीक है। ए डॉट बी अपन स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी, ठीक है। ओके, अल्टीमेटली ये आ गया मेरा रिजल्ट। कभी भी मुझे अगर कहा जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड आई एम इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट इन द रिजॉल्व फॉर्म, तो निकाल सकते हैं ना भाई? क्या सर ये सर आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी सर, रिपीट कर देंगे? मैं कभी भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर इन रिजॉल्व फॉर्म, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, क्या, ए डॉट बी अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर बी वेक्टर, ठीक है। यस ठीक है, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, नो समझ सर, अब नहीं नहीं आया हो रही। सर, एक बार से समझा दो। हाँ ठीक है, यस सर। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ देखो, अगर आपसे कभी भी पूछे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो पॉपुलरली बच्चे बोलते हैं ए cos थीटा, क्या बोलते हैं, ए cos थीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, लेकिन दिक्कत यह है कि वो कंपोनेंट का खाली मैग्नीट्यूड है, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज व्हाट, वेक्टर है स्केलर, स्केलर। नहीं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जो है हमेशा एक वेक्टर होता है, पता है क्या होता है? सर क्योंकि उसमें डायरेक्शन होगी ना। बताया था। हाँ, कंपोनेंट का मतलब क्या हो, जब आप वेक्टर्स को पार्ट में ब्रेक करते हो तो उसको कंपोनेंट बोलते हो। पूरी वेक्टर को जब वापस ऐड कर दोगे तो जो वेक्टर बनेगा उसको रिजल्टेंट बोलते हो ना भाई। यस सर। तो वेक्टर का पार्ट तो वेक्टर ही होगा ना भाई, स्केलर थोड़ी होगा। तो थ्योरेटिकली देखें तो कंपोनेंट वेक्टर वेक्टर होता है, जैसे उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो जब हम लोग ए cos थीटा बोल रहे होते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? यस सर। तो ये बात ध्यान देने की, यानी जब भी मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर, तो आपको ये ध्यान देना कि एक्चुअली वेक्टर है। तो ऐसे मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा क्या हो जाएगा, ए cos थीटा बी कैप बनेगा। और अगर मुझे सब कुछ रिजॉल्व फॉर्म में ही निकालना है तो ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे वेक्टर बी, ठीक है। ये आया कैसे, समझ में आ गया? ए cos थीटा बी कैप को मैंने ए डॉट बी बाई बी, और बी कैप को मैंने बी अपॉन मॉड ऑफ बी लिख दिया। यस सर। तो अब पूरा रिजल्ट क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है, इनटू ब्रैकेट के बाहर क्या, वेक्टर बी। क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। क्लियर है? हाँ, तो ये ध्यान देना कि कभी भी हमको अगर दो वेक्टर का कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर निकालना है तो ऐसे काम करना है, ठीक है।
यस सर। ठीक है, ओके। अब चलो एक काम करते हैं, आगे बढ़े। यस Yes. सर। हाँ, अब एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं, करें अप्लाई। मैं वेक्टर देता हूँ रिजॉल्व फॉर्म में, तो बेसिकली अप्लाई करने के लिए दिया है। तो कई बार ना इसका जैसे वेक्टर का जानते हो यूज जो है ना फिजिक्स के अलग अलग पार्ट में है, ठीक है। खाली यही नहीं कि अभी हमने वेक्टर लर्न करनी लर्न किया, आगे होता है ऑप्टिक्स में यूज होता है, ठीक है, फोर्सेस वगैरह में तो होता ही है, बहुत जगह पे यूज होता है। तो ये सब हमारे लिए टूल की तरह है जिनको हम सीख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, ये मान लो ए है, बी है, ए और बी रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ अभी जो लिखा था, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, करना तुम्हें ही है। ये और बी है मान लो ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई। Yes, sir. मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b in resolved form, बताइए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b in resolved form। वेक्टर a का b के along resolved form में कंपोनेंट बताना है आपको। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along b in resolved form। 5/7 what is ब्रैकेट के बाहर है सर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अरे बड़ा जल्दी तुमने बताया भाई, बहुत तेजी से दिमाग चलता है तुम्हारा एकदम। हाँ, ये बढ़िया बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फटाफट अगर दिमाग चले तो दैट्स वेरी गुड थिंग। तुम्हारा हो गया, ऊपर में हो गया 3 और 4 प्लस 3 तो हो गया 10 और नीचे हो गया बी स्क्वायर का मतलब हो गया कितना, रूट 14 है। हाँ, तो 10/14 यानी 5/7 इंटू बी, बिल्कुल सही। तो 5/7 इंटू 3i का प्लस 2j का प्लस k का, बिल्कुल सही। क्लियर है भाई? Yes, sir. आ गया, ठीक है। ए डॉट बी Yes. पहले हम निकाल लेंगे, ए डॉट बी क्या आया 10, ए डॉट बी 10 आ गया। First of all, I will calculate here A dot B, and then that comes out to be 10, right? Yes, ठीक है sir. ना? पहले मैंने A dot B कैलकुलेट कर लिया और वो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आ गया 10, आ गया ना? 3 प्लस 4 प्लस 3 यानी 3 प्लस 4 7 प्लस 3 10, 10 आ गया, A dot B आ गया 10, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ B आ गया कितना, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1 तो रूट 14 और इसका 14, तो 10/14 यानी 5/7 और बी ब्रैकेट के बाहर बी यानी 5/7 और ब्रैकेट में 3i का प्लस 2j का प्लस k का। इज दैट क्लियर एवरीवन? सर फाइनल आंसर में वो हम Yes. 15/7 आई कैप और वैसे करके लिखेंगे ना? कोई जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में जैसा तो होगा, मान लो ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा सोच लेना, बाकी बेसिक बात यही है, अब उसको सिंप्लीफाई करके जैसे कर ले, ठीक है, वैसे भी छोड़ सकते हैं। 5/7 3i कैप प्लस 2j कैप k कैप, तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो इसको ब्रैकेट खोल के 15/7 10/7 और 5/7 k कैप लिख दो, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, यानी अब कभी भी अगर आपको वेक्टर किसी भी गिवन वेक्टर को रिजॉल्व फॉर्म में दे दें और उसका कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग जो कि रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ पूछे जाए तो आप ऐसे रिजॉल्व फॉर्म में आंसर दे देंगे ना भाई। सो दिस इज ओएम वेक्टर, यस सर। दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, ठीक है। अच्छा, आप दूसरा है, ठीक है, ये बताओ, इसी से अटैच एक और क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा तुम लॉजिक लगाओ, उसके बारे में समझा दो, ठीक है। What is the component of A perpendicular to B? सेम क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मतलब दूसरा सेम में एक्सटेंड करके दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। What is the component of A perpendicular to B? Component of A along B तो आ गया, निकाल रहे हैं हम क्या, और इसी क्वेश्चन में पूछें What is the component of A perpendicular to B तो क्या आंसर होगा?
AM यानी बी के परपेंडिकुलर एक, हाँ ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। OM इज कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, ये आगे एन मान लो, ठीक है। तो ON क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ON वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ON क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, component of A perpendicular to B। हाँ तो उसको निकालेंगे कैसे अब, OM तो हम निकाल चुके हैं। सर A sin थीटा हो जाएगा। वो तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, रिजॉल्व फॉर्म में चाहिए। सर उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगेगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो OM निकल चुका है ना तुमको, यस सर। OM आ गया ना। OM और ON का सम क्या है, इस डायग्राम को देखो और बताओ, OM और ON वेक्टर का सम क्या है। 90। अरे भाई OM और ON के बीच का एंगल 90 है, लेकिन OM और ON को सम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या देगा मुझे, A वेक्टर। हाँ यानी ON में क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना भाई, क्या यस लिख रहा सर। है, हाँ OM तो हम निकाल ही चुके हैं ना, और A तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। यानी अगर मुझे दो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में दे दिया जाए तो कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर इन रिजॉल्व फॉर्म में तो निकाल ही सकते हैं, और साथ ही साथ और क्या निकाल सकते हैं, यस सर। हाँ और क्या निकाल सकते हैं साथ ही, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग परपेंडिकुलर टू बी भी निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना भाई। यस सर। तो हमने निकाल लिया ये, यानी इस क्वेश्चन में क्या आंसर है तुम्हारा, इस क्वेश्चन में क्या आंसर है बताओ, अरे इस क्वेश्चन में पूछेंगे तो क्या आंसर होगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये तो हो गया 15/7 आई कैप प्लस 10/7 जे कैप प्लस 5/7 के कैप, है ना भाई। तो माइनस करूंगा तो आई कैप में ए के साथ माइनस करूंगा तो 1 माइनस 15/7, ये आ गया -8/7 आई कैप, ठीक है राइट। फिर क्या आया, -8/7 आई कैप, फिर क्या आया, 2 से 10/7 को माइनस किया तो ये 14 - 10, तो 14 - 10 का मतलब 4, यानी प्लस 4/7 जे क्या आ रहा है, देख लो भाई। और तीसरे में जाएंगे हम लोग तो 3 है, इक्कीस में से 5 गया तो 16/7, ये आंसर आ रहा है ना, क्या भाई यस सर। क्लियर है, हाँ। तो यानी ये बात समझ में Yes, आ sir. गई हमको, कभी वेक्टर्स अगर रिजॉल्व फॉर्म में दिए जाए, हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर एंड हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर परपेंडिकुलर टू अनदर, ठीक है कर लोगे, यस सर। ठीक है। तो ये बात ध्यान देना कि जब भी आपको ये मतलब अच्छी बात मैंने बताई है, अच्छी बात मतलब डिफरेंट बात बताई है, नॉर्मली इसका यूज होता है, जैसे ऑप्टिक्स वगैरह में कई बार हम लोग इसको यूज करते हैं और कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़े, ठीक है चले फिर। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है भाई, थैंक यू सर। ठीक है चलो बाय।